हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट पर। आज के इस वीडियो में स्टैटिक जीके का एक महत्वपूर्ण टॉपिक करेंगे जिसका नाम है टाइगर रिजर्व। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ टाइगर रेंज कंट्री की, तो 13 पूरे वर्ल्ड में 13 टाइगर रेंज कंट्री हैं दोस्तों। वो कौन कौन से हैं? वो भारत हैं, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, रसिया, चाइना, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया और इंडोनेशिया। ये 13 वो देश हैं जहाँ पर बाघ पाए जाते हैं। आप सभी को मालूम होगा फ्रेंड्स, 13 ही देश के पास बाघ पाया जाता है। अब दोस्तों, अगर मैं कहूँ किसी को अगर टाइगर रेंज कंट्री, तो 13 ही टाइगर रेंज देश हैं। वो कौन कौन से देश हैं एक बार फिर से आप लोग देख लो। वो है भारत, चीन, रूस, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, थाईलैंड, म्यांमार, कंबोडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, लाओस और वियतनाम। ये 13 वो देश हैं जहाँ पर बाघ पाए जाते हैं। मैंने पहले भी बताया, मैप में भी बताया फ्रेंड्स। और पूरे विश्व का 70% बाघ जो है भारत में पाए जाते हैं। और दोस्तों हुआ क्या, 13 देश के पास जो है एक समस्या आ गई। उनके जो है बाघों की संख्या में गिरावट होने लगा। अब बाघों की संख्या में गिरावट होने का कारण क्या है? या तो उसके निवास स्थान में गिरावट हो रहा है, जंगल की कटाई हो रहा है बहुत तेज़ी से, या तो उसका शिकार हो रहा है, या फिर ग्लोबल वार्मिंग के वजह से बाघों की संख्या में गिरावट हो रहा है। अब ये 13 देश के पास समस्या आ गई। समस्या ये आ गई, अब ये बाघों की संख्या में जो गिरावट हो रहा है, इसी तरह चलता रहा तो कुछ दिन के बाद बाघ मतलब इतिहास बन जाएगा। कभी बाघ हुआ करता था, ऐसा हो जाएगा। तब ये सारे देशों ने मिलकर एक कदम उठाया और टाइगर समिट किया। कब किया दोस्तों? ये 2010 में किया टाइगर समिट। तो पहला टाइगर समिट किया 2010 में। रसिया का एक जगह है सेंट पीटर्सबर्ग, वहीं पर सारे देश मिलके टाइगर समिट किया। अब सभी को समझ में आ गया होगा। यहाँ पर एक समझौता हुआ, एक निर्णय लिया गया, जो कि अगली जब हम लोग बैठक करेंगे, 2010 में पहली बैठक कर रहे हैं, अगली जब हम लोग बैठक करेंगे 2022 में, तब हम लोग अपनी जो है बाघों की संख्या की आबादी को दोगुना कर देंगे, जिसे T/2 नाम दिया गया। T/2 कुछ नहीं है दोस्तों, जितने सारे देश थे विश्व के, 13 देश थे जहां पर बाघ पाए जाते थे। सारे देश मिले रसिया के सेंट पीटर्सबर्ग में। वहां पर एक समझौता हुआ कि अगली बार जब हम लोग बैठक करेंगे तो बाघों की संख्या को दोगुना कर देंगे। वही है T/2, यानी T फॉर टाइगर होता है, और इंटू मतलब गुना, और 2 मतलब बाघों की संख्या को दोगुना कर देंगे, यही होता है। अब दोस्तों, ये भी आप लोगों को मन में सवाल आता होगा, आखिर ये डेट 2022 ही क्यों चुना गया? या तो 2021 ही रख लेता, या फिर 2025 ले लेता, 30 ले लेता, कुछ भी ले लेता। 2022 क्यों लिया सर, आप ये समझाओ। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, 2022 इसीलिए लिया क्योंकि चाइना इस पर बहुत ज़्यादा जोर दे रहा था। चाइना बोल रहा था 2022 ही डेट रखो, क्योंकि हमारा जो है चाइनीज ईयर ऑफ टाइगर है। चाइनीज ईयर ऑफ टाइगर है, इसीलिए मैं चाहता हूँ आप लोगों से जो कि 2022 ही डेट रखो, ताकि हमारा भी मान सम्मान रह सके। चाइना का जो है टाइगर का चीनी वर्ष है चाइना का, तो इसीलिए सारे देश मान गए। अरे चलो, चाइना भी बोल रहा है तो मान जाते हैं, सब कोई मान गया। और दोस्तों, यहाँ पर T/2 का जो समय रखा गया 2022 रखा गया, इसीलिए आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों, T/2 जो है कोई देश कर पाया? पहली बार इस लक्ष्य को प्राप्त किया था नेपाल ने। अपने बाघों की संख्या को दोगुना करने वाला पहला जो देश था वो था नेपाल। और भारत ने 2019 में जो है इसको जो है हासिल किया था, यानी भारत ने भी 2019 में टाइगर की संख्या को दोगुना कर दिया था। लेकिन दोस्तों, भारत में एक चीज़ होता है, हर एक 4 साल में टाइगर एस्टिमेशन होता है, यानी कि बाघों की संख्या को अनुमान लगाया जाता है। पहली बार जो अनुमान लगाया गया था 2006 में लगाया, फिर 2010 में लगाया, 2014 में लगाया और 2018 में लगाया। हम लोग भी टाइगर की संख्या दोगुना जो है 2018 में ही कर लिए थे, लेकिन इसका रिपोर्ट हम लोग 29 जुलाई 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जारी किया गया। अब 29 जुलाई 2019 हम लोग क्यों ले गए, हम लोग क्यों खींच लिए, एक साल क्यों खींच लिए?
दोस्तों इसीलिए खींच लिए क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाते हैं 29 जुलाई को, और 29 जुलाई तो पार हो गया था 2019 वाला, तो बोला आने दो, सॉरी 2018 वाला जुलाई पार हो गया था 29 जुलाई। अब जो है 2019 वाला जुलाई आएगा, तब हम लोग रिपोर्ट को जारी करेंगे। उसी दिन हम लोग अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस भी मनाते हैं, समझ में आ रहा है। इसीलिए 29 जुलाई 2019 को हम लोग रिपोर्ट जारी किए। हालांकि इस लक्ष्य को हम लोग 2018 में ही प्राप्त कर लिए थे नेपाल के साथ, लेकिन रिपोर्ट जारी किए 2019 में। आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अब मैं बात करूं दोस्तों, पूरे भारत में टाइगर मतलब रेंज स्टेट कौन कौन से हैं। भारत में 18 टाइगर रेंज राज्य हैं। 2018 रिपोर्ट के अनुसार मैं बात करूं दोस्तों, सबसे पहले नंबर पे राज्य जो रहा था वो रहा था मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश 526 बाघों की संख्या के साथ पहले नंबर पे रहा, और कर्नाटक 524 संख्या के साथ दूसरे नंबर पे, और उत्तराखंड जो है तीसरे नंबर पे 442 बाघों की संख्या यहाँ पर देखी गई, और महाराष्ट्र में जो है 312। आप सभी को पता होगा दोस्तों, कर्नाटक और मध्य प्रदेश ये दो राज्य ऐसे हैं जो बाघों की संख्या कभी इधर उधर होता है, कभी कर्नाटक आगे चला जाता है तो कभी मध्य प्रदेश, ये होता है। आप सभी को पता होगा। हमारे जो है पूरे भारत में 18 राज्य के पास बाघ पाए जाते हैं, तो सबसे टॉप नंबर पे कौन है? मध्य प्रदेश। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि बाघों की संख्या की आबादी सबसे ज़्यादा किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश आपको सही आंसर देना है। मैं बात करूं दोस्तों, यहाँ पर बात करूं बाघों की संख्या कैसे गिनता है। बाघों की संख्या गिनने का जो है बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। पहला जो तरीका हो सकते हैं दोस्तों, वो हो सकते हैं या तो वो जो बाघ जो मल त्याग करते हैं उससे बाघों की संख्या गिन लेगा, या तो उसके पैरों के निशान देख लेंगे, या फिर कहीं कहीं क्या करेंगे, कैमरा लगा देंगे, कैमरा से भी दिख जाएंगे। या तो बाघों की संख्या कैसे देखेंगे, वैसे डायरेक्ट दिख जाएंगे, या तो वो क्या करेंगे, भारत सरकार जो एक मोबाइल एप्लीकेशन का यूज करती है उसका नाम है एम स्ट्राइप, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। जो भारत सरकार जो है मोबाइल एप्लीकेशन, कौन से मोबाइल एप्लीकेशन का प्रयोग करती है बाघों की संख्या गिनने के लिए, तो आपको सही आंसर देना है एम स्ट्राइप। तो चलते हैं आगे दोस्तों। आगे मैं आपको बता दूं, वन्य जीव अभ्यारण्य और नेशनल पार्क। आप बोलोगे टाइगर रिजर्व है और वन्य जीव अभ्यारण्य नेशनल पार्क यहाँ क्या कर रहा है? दोस्तों मैं अगर आप लोगों को टाइगर रिजर्व समझाऊं, कैसे टाइगर रिजर्व बनता है, तो उससे पहले आप लोगों को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क समझना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूं, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसे हिंदी में वन्यजीव अभ्यारण्य बोलते हैं, नेशनल पार्क को राष्ट्रीय उद्यान बोलते हैं। आखिर ये दोनों है क्या? दोनों दोस्तों एक ही चीज के लिए बने हैं, वो इन सेतु कंजर्वेशन के लिए बने हैं। अब इन सेतु कंजर्वेशन ये नया चीज क्या आ गया, अब वो पहले उसी को समझ लो तब वो चीज समझाते हैं। जो इन सेतु कंजर्वेशन होता है फ्रेंड्स, जो वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान मैंने बताया, दोनों एक ही चीज के लिए बने हैं, इन सेतु कंजर्वेशन के लिए। अभी इन सेतु कंजर्वेशन क्या है? इन सेतु कंजर्वेशन का अर्थ है जो भी फ्लोरा और फोना है या फिर जो भी एनिमल है वो क्या हो, प्राकृतिक वातावरण में उनका संरक्षण हो रहा हो। प्राकृतिक वातावरण में जो संरक्षण हो रहा हो, जो भी टाइगर का जो भी उसका, तो ये हो गया क्या, इन सेतु कंजर्वेशन। जैसे कि हो गया वन्य जीव में रखे गए जानवर, राष्ट्रीय उद्यान में, बायोस्फीयर में, ये सारी चीज इन सेतु कंजर्वेशन होता है। और एक्स सेतु जो कंजर्वेशन होता है कृत्रिम रूप से, यानी कि जो चिड़िया घर में जो बाघ वगैरह देखते हैं, हाथी वगैरह देखते हैं, वो क्या होता है, एक्स सेतु कंजर्वेशन। क्योंकि वो आर्टिफिशियल रूप से उसका जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, उसका संरक्षण आर्टिफिशियल रूप से कर रहे हैं, तो वो चीज हो गया एक्स सेतु कंजर्वेशन। और इन सेतु कंजर्वेशन वो चीज होता है जो प्राकृतिक वातावरण में उनका संरक्षण हो रहा है। अब सभी को समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो आओ इससे समझो। जो चीज होता है इन सेतु कंजर्वेशन फ्रेंड, जैसे यहाँ पर हाथियाँ हैं, हाथी या तो रहेगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर, या तो वो रहेगा किसके अंदर, नेशनल पार्क के अंदर। तो इन सेतु कंजर्वेशन होता है जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन्य जीव अभ्यारण्य या फिर कोई फॉरेस्ट के अंदर, या फिर कहीं जो प्राकृतिक वातावरण में उनका संरक्षण हो रहा हो, तो वही होता है इन सेतु कंजर्वेशन। और एक सेतु कंजर्वेशन जो चीज़ होता है, जैसे कि
कोई बाघ है वो कहाँ पर है, चिड़ियाघर में रखा हुआ है। तो चिड़ियाघर में रखा हुआ है तो वो प्राकृतिक वातावरण में नहीं है, क्योंकि वो जो है चाहे वो क्या कर रहा हो, प्राकृतिक वातावरण का फील हो रहा हो, लेकिन वो प्राकृतिक वातावरण में उसका संरक्षण नहीं हो रहा हो, तो वो हो जाता है एक्स हेतु कंजर्वेशन। जैसे कि कोई राजा क्या करता है, बाघ को पाल लेता है, शौक से पाल लेता है, चाहे वो बाघ को अपनी संतान की तरह क्यों नहीं पाल रहा हो, लेकिन वो चीज़ क्या हो जाता है, एक्स हेतु कंजर्वेशन, क्योंकि उसको प्राकृतिक वातावरण में संरक्षण नहीं मिल रहा है। जैसे कि नोरा फतेही है, ये क्या करी है, बघवा पाल रखी है, तो बाघ को जब पाल रखी है तो ये क्या करती है, ये एक्स हेतु कंजर्वेशन कर रही है। आप सभी को समझ में आ गया होगा क्या होता है इन सेतु कंजर्वेशन, क्या होता है एक्स हेतु कंजर्वेशन। इन सेतु कंजर्वेशन जो प्राकृतिक वातावरण में संरक्षण हो रहा हो, एक्स हेतु कंजर्वेशन जो क्या हो रहा हो, कृत्रिम रूप से उसका संरक्षण हो रहा है, आर्टिफिशियल रूप से उसका संरक्षण हो रहा हो, तो वो चीज़ हो जाता है एक्स हेतु कंजर्वेशन। अब आओ समझो हम लोग नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अंतर क्या होता है। मैंने आप लोगों को पहले बताया क्या दोस्तों, जो चीज़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होता है और नेशनल पार्क होता है, दोनों एक ही चीज़ के लिए बने हैं। वो किस चीज़ के लिए बने हैं, प्राकृतिक वातावरण में जो है संरक्षण करने के लिए। जैसे इन सेतु कंजर्वेशन के लिए जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क इन सेतु कंजर्वेशन के लिए बने हैं। अगर मैं बता दूं, वन्य जीव अभ्यारण्य से थोड़ा कठोर अगर कानून ले आया जाए तो वो नेशनल पार्क हो जाता है। देखो कैसे जो होता है दोस्तों, वन्य जीव अभ्यारण्य, यहाँ पर बहुत छोटे स्तर पर मानव जो है गतिविधियाँ कर सकता है। जैसे कि वहाँ के ट्राइब्स लोग जो भी, जहाँ भी वन्यजीव अभ्यारण्य रहते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रहते हैं, वहाँ लोग के लोग जो ट्राइब्स लोग रहते हैं, ग्रामीण लोग रहते हैं, वहाँ पर क्या करते हैं, वहाँ से लकड़ी वगैरह चुनते हैं या फिर वहाँ के फूल पत्ती वगैरह तोड़ते हैं। तो वो चीज़ वन्यजीव अभ्यारण्य के अंदर जो है वो चीज़ क्या होता है, अनुमति होती है। और वहाँ पर सीमित मवेशियों को चराने की भी अनुमति होता है वन्यजीव अभ्यारण्य में। लेकिन दोस्तों नेशनल पार्क जो होता है यहाँ कठोर होता है, यहाँ पर किसी भी तरह का मानव गतिविधियाँ नहीं कर सकता है। लेकिन अगर पर्यटक लोग आएंगे वहाँ, पर्यटन के लिए कुछ हद तक के लिए जो है अनुमति देती है, कुछ ही हद तक के लिए। लेकिन जो वन्यजीव अभ्यारण्य होता है दोस्तों, वहाँ जो है दोस्तों एजुकेशन के पर्पज से भी, वहाँ पर एजुकेशन के पर्पज से भी आ सकता है वन्यजीव अभ्यारण्य में, और जो है नेशनल पार्क में नहीं दोस्तों। और दूसरा जो अंतर होता है, जो वन्यजीव अभ्यारण्य का होता है, यहाँ पर बाउंड्री और कोई सीमा नहीं बनाया जाता। यहाँ पर कोई भी लोग जो है शैक्षणिक उद्देश्य से, एजुकेशन के पर्पज से यहाँ पर प्रवेश कर सकते हैं। और जो नेशनल पार्क होते हैं, यहाँ की एक तय सीमा और उसका बाउंड्री होती है, उसका तार वगैरह लगाई गई होती है, लेकिन वही वन्यजीव अभ्यारण्य में नहीं होती है। एक जो है वन्यजीव अभ्यारण्य को नेशनल पार्क बनाया जा सकता है। एक वन्यजीव अभ्यारण्य है उसको अपग्रेड करके नेशनल पार्क बना देंगे, लेकिन नेशनल पार्क को डिग्रेड करके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं बना सकते हैं। ये भी एक अंतर है दोस्तों। और एक और अंतर है, वन्यजीव अभ्यारण्य निजी हो सकता है, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क केवल सरकार ही नियंत्रित कर सकते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान में क्या अंतर है। ये चीज़ आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से बता देना चाहता हूँ, जो चीज़ फ्रेंड्स वन्यजीव अभ्यारण्य होते हैं वहाँ पर बहुत ही छोटे स्तर पर मानव वहाँ पर गतिविधियाँ कर सकते हैं। जैसे कि हो गया वहाँ पर फूल वगैरह तोड़ना, वहाँ की लकड़ियाँ चुनना, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन जो नेशनल पार्क होते हैं ये सारी चीज़ वहाँ पर संभव नहीं है फ्रेंड्स। और जो चीज़ वन्यजीव अभ्यारण्य में, जो वन्यजीव अभ्यारण्य का जो भी तय सीमा वहाँ का नहीं होता है, वहाँ का कोई बाउंड्री नहीं होता है, चारों ओर तार भी नहीं लगाया जा सकता। लेकिन जो नेशनल पार्क होता है ठीक इससे उल्टा होता है, यहाँ पर ये सारी चीज़ें लगाई जाती है। ये इतना जो है अंतर आपको याद रखना है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो हमारा है दोस्तों वो है बायोस्फीयर रिजर्व। अब ये क्या आ गया, बायोस्फीयर रिजर्व बेसिकली हमारा कंसेप्ट है ही नहीं दोस्तों, ये यूनेस्को का कंसेप्ट है। 1971 में एक प्रोग्राम चलाया गया था, 1971 में मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम, इसका नाम MAB भी दिया गया, शॉर्ट में होता है मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम चलाया गया 1971 में। और इन्होंने कहा वहाँ के हम लोग देखेंगे बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर करेंगे वो सारे क्षेत्र को
जहाँ पर हम लोग देखेंगे जहाँ का बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, वहाँ का जैव विविधता बहुत ज़्यादा है, पौधे की कितनी प्रजातियाँ हैं, पशुओं की कितनी प्रजातियाँ हैं, वहाँ कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो कि फ्लोरा और फौना को जो है नुकसान पहुँचा रहा हो, या फिर कोई फैक्ट्री ऐसा नहीं है जो कि बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन उत्पन्न कर रहा हो। उस जगह को हम लोग नहीं करेंगे। जो बायोस्फीयर रिजर्व ये यूनेस्को ने कहा, और 1979 में पहला जो है बायोस्फीयर रिजर्व बना, और भारत में 1986 में पहला बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व बना। ये भी आपको याद रखना है, भारत का जो पहला बायोस्फीयर रिजर्व है वो कौन सा है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। वैसे मैं अगर बात करूं दोस्तों, बायोस्फीयर रिजर्व बहुत बड़े क्षेत्र होते हैं। यहाँ पर कई सारे वन्यजीव अभ्यारण्य, कई सारे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व, कई फॉरेस्ट इसके अंदर आ जा सकते हैं। अगर बात करूं, अगर ये चीज़ अगर क्या है, ये चीज़ अगर बायोस्फीयर रिजर्व है, इसके अंदर कई सारे क्या रहेंगे, नेशनल पार्क रहेंगे, कई सारे वन्यजीव अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रहेंगे, कई फॉरेस्ट रहेंगे, कई जो है कई वन वगैरह रहेंगे, कई फॉरेस्ट रहेंगे, कई जो है और बहुत बड़े एरिया होते हैं, उसको जो है डिक्लेयर करते हैं, यूनेस्को क्या करते हैं, उसको बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर करते हैं। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है वहाँ पर कौन कौन से जो है राष्ट्रीय उद्यान शामिल हैं। अराल्लम हो गया, मुद्दुमलाई, मुकुरुती, नागरहोल, बांदीपुर, साइलेंट वैली, ये सारे नेशनल पार्क जो है किसके अंदर हैं, ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर। और साथ ही वायनाड, सत्यमंगलम वन्यजीव अभ्यारण्य ये भी शामिल हैं नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में। आप सभी को पता हो गया होगा आखिर वन्यजीव अभ्यारण्य क्या है, वन्यजीव अभ्यारण्य क्या है, या फिर टाइगर रिजर्व क्या है। टाइगर रिजर्व नहीं पता होगा दोस्तों, आप सभी को ये पता हो गया होगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है, नेशनल पार्क क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, ये सारी चीज़ें समझ में आ गया होगा। अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स टाइगर रिजर्व की, तो टाइगर रिजर्व कुछ नहीं होते हैं। जो 1973 में एक प्रोजेक्ट लाया गया था जिसका नाम था प्रोजेक्ट टाइगर। क्यों लाया गया था, जो बाघों की जनसंख्या जो है बहुत तेजी से गिर रहा था, तो बाघों की जनसंख्या गिर रहा था, तो भारत सरकार ने क्या सोचा, हम लोग प्रोजेक्ट टाइगर लाए और बाघों की जनसंख्या को सुरक्षा के लिए हम लोग लाते हैं इसको। तो वो लाया और देखा जो टाइगर रिजर्व हैं, वन्यजीव अभ्यारण्य है, बेसिकली टाइगर रिजर्व कुछ नहीं होते हैं, टाइगर रिजर्व मूल रूप से वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान ही होते हैं। लेकिन इन्हें जब प्रोजेक्ट टाइगर के तहत ले लिया जाता है, वो क्या बन जाता है, टाइगर रिजर्व बन जाता है। जैसे कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, पहले काजीरंगा नेशनल पार्क था, फिर उसको क्या कर लिया, टाइगर प्रोजेक्ट के तहत ले लिया, तो वो क्या बन गया, काजीरंगा टाइगर रिजर्व बन गया। आप सभी को मालूम होगा दोस्तों किस तरह टाइगर रिजर्व बनते हैं। टाइगर रिजर्व कुछ नहीं होता, वो या तो राष्ट्रीय उद्यान होंगे या तो वन्यजीव अभ्यारण्य होंगे। जब उसको प्रोजेक्ट टाइगर के तहत उसको शामिल कर लिया जाता है तो वो क्या बन जाता है, टाइगर रिजर्व बन जाता है। मैं अगर बात करूं दोस्तों पूरे वर्तमान में भारत के जो है 2018 के आंकड़ों के अनुसार टोटल कितना 50 + 3, 50 पहले था, 3 नया बने हैं, यानी कि 53 टाइगर रिजर्व बने हैं। तो आप सभी को याद रखने, भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं, तो 53 हैं। तो आइए देख लेते हैं, एक एक स्टेट को लेंगे, उस स्टेट में कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं उसको देख लेते हैं। तो आइए हम लोग उत्तर प्रदेश से शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश में फ्रेंड्स है पीलीभीत टाइगर रिजर्व। पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश। दुधवा टाइगर रिजर्व ये भी उत्तर प्रदेश में। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व ये जो है जिम कॉर्बेट का हिस्सा था, जो उत्तराखंड राज्य बन गया, उसके बाद ये उत्तर प्रदेश में रह गया, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व बन गया। बेसिकली दोस्तों उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश एक ही राज्य था, जो उत्तर प्रदेश से काट के उत्तराखंड बनाया। कब बनाया, 9 नवंबर 2000 को। हमारे सांसद के हमारे संविधान के आर्टिकल 3 के तहत क्या करता है, किसी भी जो है राज्य को उसके सीमा को बदल देता है या फिर उसके नाम को भी परिवर्तन कर सकता है। हमारे संविधान में आर्टिकल 3 में ये बातें लिखी गई है। ये भी आप लोग को, ये सब एडिशनल इंफॉर्मेशन है, आप लोग याद रखो। नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे राज्य दोस्तों उत्तराखंड।
उत्तराखंड में दोस्तों जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है, और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला नेशनल पार्क था, और इससे पहले क्या नाम से जानते थे, हेली नेशनल पार्क से जाना जाता था। राजाजी टाइगर रिजर्व यही है, ये भी आपको याद रखने हैं फ्रेंड्स। मैं अगर बात करूं पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल में सुंदरवन टाइगर रिजर्व है। यहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर यहीं पर पाए जाते हैं। और सुंदरवन टाइगर रिजर्व जो है, टाइगर रिजर्व के साथ साथ क्या है, यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल भी है। बक्सा टाइगर रिजर्व यही है। हम लोगों ने यहाँ बाघों के बारे में बहुत ज़्यादा जानी, तो बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है, पैंथेरा टाइग्रिस। ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है दोस्तों, वो है झारखंड। झारखंड के आपको एक ही टाइगर रिजर्व याद रखने हैं, वो पलामू टाइगर रिजर्व याद रखने हैं। कर्नाटक में भद्रा टाइगर रिजर्व, काली टाइगर रिजर्व, इसको पहले हम लोग डंडेली अंशी टाइगर रिजर्व के नाम से जानते थे। यहीं पर है नागरहोल टाइगर रिजर्व, बांदीपुर टाइगर रिजर्व यहीं पर है फ्रेंड्स। और एक टाइगर रिजर्व है, क्या नाम है, बिलीगिरी रंगनाथ मंदिर टाइगर रिजर्व। ये कहाँ पर है दोस्तों, कर्नाटक में। आप सभी को याद रखने हैं। नेक्स्ट जो राज्य है वो है केरल। केरल में पेरियार टाइगर रिजर्व है, पराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व है। और मध्य प्रदेश में कौन कौन से टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश में 7 टाइगर रिजर्व हैं। कौन कौन से, पन्ना टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, कान्हा टाइगर रिजर्व, संजय दुबरी टाइगर रिजर्व, और 7वां जो बना था रातापानी टाइगर रिजर्व। ये भी आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। मैं अगर बात करूँ दोस्तों महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र में टाइगर रिजर्व है मेलघाट टाइगर रिजर्व, नवागांव नगझीरा टाइगर रिजर्व, तादोबा टाइगर रिजर्व, बोरभाग टाइगर रिजर्व और सहाद्री टाइगर रिजर्व। ये भी कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र के इतने टाइगर रिजर्व याद रखने। दोस्तों मैं अगर बात करूं, अगर इस वीडियो का पीडीएफ अगर आप लोग चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है इसका पीडीएफ दे दूंगा। और अगर आप चाहते हैं सेपरेट से डाउनलोड करने तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जो है, टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर मैं डेली इसका पीडीएफ अपडेट कर देता हूँ, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट जो राज्य है। अगला जो राज्य है वो है मुदुमलाई टाइगर रिजर्व। ये नीलगिरी का हिस्सा है फ्रेंड्स। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व जो है, कलंकड़ मुदंतुरई बाघ अभयारण्य, सत्यमंगलम बाघ अभयारण्य, ये नीलगिरी का हिस्सा है। और 2019 की सरकारी रिपोर्ट के अनुसार सर्वश्रेष्ठ बाघ अभयारण्य कौन सा है, सत्यमंगलम। श्री विल्लीपुथुर मेघामलाई टाइगर रिजर्व, ये भी तमिलनाडु में है। ये सारे याद रखने हैं आप सभी को। नेक्स्ट हम लोग राज्य देखते हैं, वो राजस्थान। राजस्थान में मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व, रणथंभौर टाइगर रिजर्व, ये कहाँ पर है, राजस्थान में। उड़ीसा में सिमलीपाल है, सतकोसिया है, ये दोनों उड़ीसा में। अब सभी को याद रखने हैं फ्रेंड्स। अगर मैं बात करूं मिजोरम की, मिजोरम के आपके एक ही टाइगर रिजर्व याद रखने हैं, वो है डंपा टाइगर रिजर्व। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप सभी को याद रखने हैं। नेक्स्ट जो राज्य है वो है तेलंगाना। तेलंगाना में 2 टाइगर रिजर्व है, अमराबाद टाइगर रिजर्व, कवल टाइगर रिजर्व, ये तेलंगाना में है फ्रेंड्स। आंध्र प्रदेश में है नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, ये कहाँ पर है, तेलंगाना में, सॉरी आंध्र प्रदेश में। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य नागार्जुन श्रीशैलम बाघ अभयारण्य है, आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट जो हम लोग देखते हैं दोस्तों वो है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में पक्के टाइगर रिजर्व है, नामदफा टाइगर रिजर्व है, कमलंग बाघ अभयारण्य, ये भी कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। और भारत का 50वां जो टाइगर रिजर्व है वो कमलंग टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट जो हम लोग देखते हैं वो है असम। असम राज्य में फ्रेंड्स नामेरी टाइगर रिजर्व है और काजीरंगा टाइगर रिजर्व, जो कि गेंडों के लिए प्रसिद्ध है, आप सभी को मालूम होगा। ये टाइगर रिजर्व के साथ साथ काजीरंगा जो है फ्रेंड्स यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है काजीरंगा बाघ अभयारण्य, आप सभी को याद रखना है। और असम में मानस बाघ अभयारण्य है, ये भी यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। औरंग बाघ अभयारण्य, ये भी असम में है। नेक्स्ट है बिहार में। बिहार में एक ही टाइगर रिजर्व है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। ये राष्ट्रीय उद्यान पहले था, फिर बाद में इसको जब प्रोजेक्ट टाइगर के तहत ले लिया गया तब इसको जो है टाइगर रिजर्व बन गया। छत्तीसगढ़ में आपको 4 याद रखने हैं, उदंती सीता नदी, अचन कमार टाइगर रिजर्व, इंद्रावती हो गया। चौथा हाल ही में बनाया गया गुरु घासीदास, ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बगल में जो बेल आइकन है इसको भी दबा दीजिएगा। दोस्तों आप सभी को मालूम होगा हमारा स्टैटिक जीके का जो कोर्स चल रहा है उसमें पहला वीडियो डाल चुका हूँ महत्वपूर्ण समाधि स्थल के ऊपर। अगर आप लोग देखना चाहते हैं कंप्लीट तो इस वीडियो को आप लोग शेयर बहुत ज़्यादा लोगों तक करो। अगर इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सको और वहाँ से जाके जो है PDF इसका डाउनलोड कर लो, या फिर PDF डाउनलोड करने का और एक तरीका है, हमारे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ रहता है जो है लिंक, तो वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।